आइए अब प्रारंभ करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें जिन बिंदुओं का अध्ययन करना है वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले परिचय, जिसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। उसके बाद हमें राष्ट्रीय आय का लेखांकन या राष्ट्रीय आय से संबंधित धारणाओं का अध्ययन करना है। उसके बाद हमें मुद्रा और बैंकिंग का अध्ययन करना है, इससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करना है। उसके बाद हमें आय और रोजगार के निर्धारण के सिद्धांतों का अध्ययन करना है। उसके बाद हमें सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी बजट की उपयोगिता, बजट के प्रकार, इनका अध्ययन करना है। उसके बाद हमें खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना है। अपने पहले बिंदु के रूप में हमें परिचय के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, महत्व, उपयोगिता का अध्ययन करना है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमें राष्ट्रीय आय का लेखांकन का अध्ययन करना है, जिसमें हमें राष्ट्रीय आय का अर्थ, परिभाषा, चक्रीय प्रवाह, जिसमें हमें 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन करना है। उसके बाद हमें स्टॉक और फ्लो में अंतर, स्टॉक और फ्लो की उपयोगिता, उसके बाद जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, व्यक्तिक आय आदि धारणाओं का अध्ययन करना है। उसके बाद हमें राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का भी अध्ययन करना है। अब अगर हम इस खंड के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की चर्चा करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत हमें 6 से 7 प्रश्न, लघु उत्तरीय के अंतर्गत 2 से 4 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमें मुद्रा और बैंकिंग विषय वस्तु के अंतर्गत मुद्रा का अर्थ, परिभाषा, कार्य, महत्व, गुण और दोष, साथ ही साथ मुद्रा की मांग और पूर्ति का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत परिमाण सिद्धांत, कैम्ब्रिज विश्लेषण आदि का अध्ययन करना है। उसके बाद हमें बैंक के अंतर्गत बैंक का अर्थ, केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक क्या हैं, इनके कार्य, महत्व आदि का अध्ययन करना है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय का अध्ययन करना है। साथ ही साथ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की नीति आदि का भी अध्ययन करना है। उसके बाद हमें बैंकिंग सिस्टम में सुधार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कमेटियां जो बैंकिंग सुधार के लिए बनाई गई थी और उनकी सिफारिशों का अध्ययन करना है। इस खंड के अंतर्गत मुद्रा की मांग और पूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत परिमाण सिद्धांत और कैम्ब्रिज विश्लेषण से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। केंद्रीय बैंक के कार्य से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के जो उपाय हैं इनसे भी एक प्रश्न पूछा जाता है और साथ ही साथ बैंकिंग में सुधार हेतु जो बनाई गई कमेटियां हैं इनकी सिफारिशों से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। इस खंड में अगर हम प्रश्नों के विभाजन की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत 5 से 6 प्रश्न, लघु उत्तरीय के अंतर्गत 3 से 4 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका आप निश्चित रूप से अध्ययन करें। अगले खंड के रूप में हमें आय और रोजगार निर्धारण का अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत समग्र मांग और पूर्ति, उपभोग प्रवृत्ति, जिसके अंतर्गत औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति या फलन, अनैच्छिक बेरोजगारी, पूर्ण रोजगार के सिद्धांतों का अध्ययन करना है। साथ ही साथ हमें मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन तथा इनके नियंत्रण के उपाय का अध्ययन करना है। इसके अलावा हमें मांग आधिक्य एवं न्यून मांग की समस्या और उनके नियंत्रण के उपायों का भी अध्ययन करना है। साथ ही रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत हमें क्लासिकल एवं केन्स का रोजगार सिद्धांत, साथ ही साथ हमें गुणक और गुणक के रिसाव की धारणा का भी अध्ययन करना है। अब अगर इस खंड के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों की अगर हम बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत 4 से 5 प्रश्न, लघु उत्तरीय के अंतर्गत 3 से 4 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय के अंतर्गत 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले भाग के रूप में हमें सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है। इस खंड के अंतर्गत हमें बजट का अर्थ, उद्देश्य,
और इसके घटक जिसके अंतर्गत प्राप्तियां तथा व्यय, इसके अलावा बजट संबंधी सिद्धांत, संतुलित बजट और असंतुलित बजट में अंतर, अतिरिक्त बजट और घाटे का बजट का अध्ययन करना है। इसके अलावा हमें परंपरागत घाटा, मुद्रीकृत घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा तथा विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में बजट संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करना है। अब अगर इस खंड में आने वाले प्रश्नों के विभाजन की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में 6 से 7 प्रश्न, लघु उत्तरीय के रूप में 4 से 5 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय में 1 प्रश्न पूछा जाता है। अगले खंड में खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें विनिमय दर, विशेष रूप से विदेशी विनिमय दर जिसके अंतर्गत स्थिर एवं लोचदार विनिमय दर तथा विनिमय दर के निर्धारण का अध्ययन करना होता है। इसके अलावा हमें भुगतान संतुलन, व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में अंतर, भुगतान शेष में असंतुलन कैसे होता है तथा इस असंतुलन को कैसे दूर किया जाता है, इसके उपायों का अध्ययन करना होता है। अगर हम प्रश्नों के विभाजन की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में 3 से 4 प्रश्न, लघु उत्तरीय के रूप में 2 से 4 प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय के रूप में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी के लिए अगले खंड में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चिन्हित किया गया है जिसका अध्ययन आप सभी कर लें और साथ ही साथ आप सभी को आने वाली परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।